में भी अगर आंका जाए वोट को, तो वोट की कोई कीमत नहीं है। वोट एक बहन और बेटी के समान। जो जितने भी प्रतिनिधि मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्या वो इसी प्रलोभन पे तो बात करते हैं, और ये प्रलोभन दे दे करके जनता को रिझा करके उनका वोट खरीदने का काम कर। पूछिएगा क्या है आपको 20,000 रुपए में गधा मिल जाएगा? आपको सामने वाला बेवकूफ समझता है, वो कहता है आपकी कीमत 10 वोट की, मतलब 10 लोगों की कीमत वो 20,000 रुपए लगा कर जाता है, मतलब 20 लोगों की कीमत एक गधे से भी कम लगा करके जाता है। सर जो हमारे अधिकार हैं, जनता के अधिकार नहीं माने दूंगा। मुझे अवसर दे तो मुझे अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ करके अधिकार छीन करके लेकर मैं ही वो प्रत्याशी हूँ पहला जो अपने ऊपर खुद की जांच बैठाएगा शिवम प्रियदर्शी की, जाकर के मेरी छानबीन करो क्या मैंने 1 रुपए की कहीं मारामारी तो नहीं कर दी है, कहीं चोरी तो नहीं। नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारत लोकतंत्र न्यूज चैनल के इस ब्रॉडकास्ट सीरीज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरियावा से प्रधान पद प्रत्याशी शिवम प्रियदर्शी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी, और जितने भी दर्शक इस वक्त आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रधान पद चुनाव लड़ने के लिए क्यों तैयार हैं? देखिए सर, मेरा नाम शिवम प्रियदर्शी है जी। मैं अयोध्या जिले से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा हमारा गांव है खैपुर, ग्राम पंचायत हमारी सरियावा है जी। और जो ये बात है सर कि मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में क्यों हूँ, तो लगातार मैं कई वर्षों से, तकरीबन 8-10 सालों से लगातार समाज में बना हूँ, और समाज की जो ज़मीनी हकीकत है सर, उस ज़मीनी हकीकत को हम लोग जनता के बीच में लेकर के आते हैं, जनता से रूबरू करवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आई कि आज भी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। जनता परेशान है क्योंकि जनता के पास जो सुख सुविधाएं सरकार की मिलनी चाहिए वो उनको उचित तौर पर नहीं मिल पा रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपके ग्राम समाज में जो सुविधाएं जो मुहैया होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। सर ये सिर्फ मेरे ग्राम पंचायत की बात नहीं है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज ए पत्रकार, मैं एक पत्रकार भी हूँ और लगातार लोगों के साथ जमीनी हकीकत को दिखाता भी रहता हूँ। इसको आप एग्जाम्पल फॉर समझिएगा सर। मैं बता रहा हूँ कि ये आरोप मैं क्यों लगा रहा हूँ कि नहीं पहुँच पा रही सरकार। जो भी सरकारें आती हैं अपने हिसाब से बजट देती हैं, हर प्रतिनिधियों को देती है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान हो, जितने भी लोग हैं सबके पास बजट जाता है। लेकिन जब बजट करोड़ों का जाता है तो काम लाखों का क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी मैं कह रहा हूं कि एक एक ग्राम पंचायत में अगर एक एक सड़कें बनी होती तो आज कोई भी सड़क कच्ची ना होती या कोई भी गली नाले खरंजे टूटे फूटे ना होते। अब चुनाव में आ चुके हैं तो आप इस पर क्या रणनीति होगी कि आप जो है इसको किस लेवल से काम करेंगे? देखिए मैं एक टीम के तहत काम कर रहा हूँ। अपने ग्राम पंचायत में मैंने लोगों को तैयार किया है सर जी, लोगों को तैयार किया और लगातार लोगों की मदद भी की है। और उन्हें एक तरीके से मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और लोगों को जो मुझे देखने को मिला है सर, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। लोग मुद्दों को नहीं समझ पाते हैं, न ये उन्हें पता है कि हमारे लिए सुख सुविधाओं के लिए क्या चीजें आ रही हैं, क्या योजनाएं आ रही हैं, ना तो प्रतिनिधि उन्हें बताने को तैयार है। मुद्दों से भटकाया जाता है, मुद्दों से जनता को हटाया जाता है, मुद्दों की बात नहीं की जाती है। इसलिए इस बार हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको सरकारी लाभ मिलता है और कितनी योजनाएं के तहत लाभ मिलने वाला है जो आप तक नहीं पहुंच पाए, वो सारी बातें हम बताते हैं। मैदान में तो बहुत लोग उतरे हुए हैं, लेकिन जनता आपको हुई क्यों चुने? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, इसके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा आपको। देखिए सर, बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा हूं कि जो धन बल और बाहुबल की राजनीति है वही लोग सत्ता में भी हैं और वही लोग राजनीति में भी। गरीब मजलूम अगर राजनीति में आएगा तो उसे भूख का एहसास होगा, रोटी का एहसास होगा, जैसे मुझे है। मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 14 साल पहले ही इस दुनिया से अलविदा बोलकर चले गए हैं और मेरे पिताजी एक राजगीर भी थे। इस बार मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जनता मुझे क्यों चुने, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ और लगातार समाज सेवा करता हूँ सर, लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ और मुझे मुद्दों का पता है। मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक युवा व्यक्ति हूँ। इस देश के युवा को राजनीति में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इस देश की जनता जब तक युवाओं को मौका नहीं देगी, काम करने वाले व्यक्तियों को मौका नहीं देगी, इस देश का भला नहीं होगा, आप जान लीजिए। और अगर मुझे मौका मिलता है, इस बार मैं कहता हूं, मैं तो बिना किसी पावर के, बिना किसी पद पे हूं, फिर भी लोगों के बीच में तमाम मुद्दों को उठाता रहता हूं बिना किसी डर के। इस बार मेरी जनता ने, मेरी ग्राम पंचायत ने मेरा साथ दिया। आप देखिएगा, मैं ऐसा इतिहास लिखने जा रहा हूं
कि सिर्फ सरियामा ग्राम पंचायत से पूरा उत्तर प्रदेश सीखेगा कि काम कैसे कराया जाता है। आपके मुद्दे क्या हैं? अभी आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो फैक्ट मुद्दे क्या हैं जिससे आप चुनाव में आ रहे हैं सर? ये बहुत सारे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी 14वां वित्त आयोग जब लागू किया गया था, आपको भी मालूम होगा, उसमें जनप्रतिनिधियों को तमाम प्रकार से अवसर दिए गए कि आप इस तरीके से जाइए और गांव का, क्षेत्रों का विकास कराइए। मैं सिर्फ एज ए प्रधान की बात करूंगा कि जो प्रधान लोग हैं उनको 21 तरीके का निवेश दिया गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर कि आप 21 तरीके से पैसे को निवेश कर सकते हैं अपने ग्राम पंचायत में, और उसमें तमाम मुद्दे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नालियों का निर्माण कराइए और उसके बाद उसका बजट अलग से आ रहा है, नाली के निर्माण का बजट आ रहा है, फिर उसकी मरम्मत का बजट आ रहा है, खरंजे लगवाने का बजट आ रहा है, फिर उसकी मरम्मत का बजट आ रहा है, आरसीसी रोड बनवाने का बजट आ रहा है, फिर उसके मरम्मत का बजट आ रहा है। प्राइमरी स्कूलों में और उच्च प्राइमरी स्कूलों में उसके टाइल्स पत्थर लगवाने का, वॉल पेंटिंग कराने का और नई जो है योजनाएं लागू करने का जिससे बच्चे प्रभावित हों शिक्षा के लिए, और नए स्कूलों के निर्माण के लिए बजट आ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का बजट आ रहा है, फिर उसके मरम्मत का बजट आ रहा है, स्ट्रीट लाइटों का बजट आ रहा है, सोलर पैनल का बजट आ रहा है। ऐसे तमाम चीजें हैं जिसका बजट आ रहा है। फिर ये चीजें धरातल पे दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? बजट आया है 21 तरीके से हर ग्राम पंचायत में आ रहा है, और उस तरीके से आपके पंचायत में काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी सर, 14वें वित्त आयोग जब लागू हुआ था तो इसी के तहत 73 उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत ऐसी थी जहां पर 3 करोड़ से लेकर के 38 करोड़ तक का बजट ग्राम प्रधानों को दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रधान, सांसद और विधायक को पीछे छोड़ दिया बजट के मामले में। और आप पता करिएगा, आप तो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, वो पैसा अभी तक इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए प्रधान लोग। आप सोचिए, इतना पैसा आने के बाद ग्राम पंचायतों का ये हाल कैसे हो रहा है? मतलब विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, करना नहीं चाह रहे लोग। मेरा अगला सवाल ये है सीएम जी आपसे कि हर गाँव में देखा जाता है जो खड़े होते हैं प्रधान पद के लिए, जो जातिगत वोट होता है, जो अगर कोई व्यक्ति किसी जाति का खड़ा है तो वो सारा वोट उसके पास जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसे गांव में हो रहा है कि आपके साथ अदर जात के लोग भी जुड़े हुए हैं? मुझे लग भी रहा था कि ये सवाल आएगा सर। और देखिए, जाति इस देश की सच्चाई, जाति तो कई हजार सालों से चली आ रही है। अभी तक जातीय व्यवस्था, आज़ादी जब मिली हमें, संविधान लागू हुआ तो ये तय करके लागू हुआ था कि उसको बहुत ही जल्द जात व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी सरकार इसमें असफल रही है। जात व्यवस्था वैसे की वैसी बनी हुई है। लेकिन जो लोगों का अपना व्यक्तिगत भी होता है सर, तो जो मेरा व्यक्तिगत है, मेरी ग्राम पंचायत में मेरी एक अच्छी छवि, हर जाति और धर्म में मेरी अलग बैठ है। हर संप्रदाय के, चाहे मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति हो, ब्राह्मण संप्रदाय का व्यक्ति हो, ठाकुर संप्रदाय का व्यक्ति हो, भूमिहार हो और ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब हमारे साथ हैं, एक साथ चल रहे हैं। और काफी लोग, पूरी टीम में हमारे सारे लोग मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है पूरी तैयारी में हम लोग हैं और इसको बदल भी देंगे। इस बार जो जातीय व्यवस्था है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, जब एक टीम आप बनाओगे, टीम का कोई अगर गठन करोगे तो उसमें जब सारे लोगों को अवसर मिलेगा, अपनी अपनी पॉलिसियों पे सारे लोग काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव जो उत्पीड़न है वो खत्म। मेरा अगला सवाल है शिवम जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आप अपने समाज के साथ रहेंगे कि और भी समाज को लेकर चलेंगे? पहली बात तो सर ये चीज़ यहाँ ये देखनी चाहिए कि ये सवाल आता है। दूसरी बात ये है सर कि अगर कोई, जैसे इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो क्या वो अपनी ही जात के प्रधानमंत्री हैं या हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं या मुस्लिमों के भी? नहीं सर, जैसे भेदभाव तो होता है, इसलिए हमने जब आप किसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं सर, किसी संवैधानिक ओहदे पर आप पहुंच जाते हैं, तो आप किसी एक संप्रदाय के प्रतिनिधि नहीं रह जाते हैं। जी। आप, अगर आपके क्षेत्र में 10,000 वोटर हैं, आपको 5,000 वोटरों ने जिताया है, तो 5,000 वोटर के सिर्फ आप प्रधान नहीं हैं, आप उन 10,000 वोटरों के प्रधान हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं, जब अगर मेरी ग्राम पंचायत के लोग मुझे मौका देते हैं, तो मैं जो रूटीन में है कि प्रधान की जो पावर में है कि वो हर साल में 2-3 मीटिंगें कराए अपने ग्राम पंचायत में, लोगों की समस्याओं को सुने। तो जो पंचायत हम लोग बैठाएंगे उसमें सभी जात धर्म के लोग उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी बात रखेंगे और जो भी फैसला वो लोग लेंगे उस हिसाब से हम काम। मतलब कहने का मतलब है कि आप सबको लेकर साथ में बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, वोट की कीमत एक चुनाव में ऊपर प्रधान पद के लिए क्या हो सकती है?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, और मैं सोच भी रहा था कि ये सवाल आए की कीमत। इसके लिए सर 1 मिनट का टाइम चाहूंगा आपसे। इसको समझना पड़ेगा बारीकी से। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद उसी संविधान के तहत इस पूरे भारत देश के पिछड़े, दलित, मुस्लिम, अति पिछड़े, महिलाएं, नौजवान सबको वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बनाए गए संविधान में दिया। ये बात तो तथ्य है। तो उस वक्त जब बाबा साहब संविधान सभा से बाहर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि आज मैं रानी का पेट फाड़ करके बाहर आ रहा हूं, अब किसी रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि आजादी के पहले हम लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। सर मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं दलित समुदाय से हूँ, मैं एक दलित का बेटा हूँ। तो दलित समुदाय को उस समय, अरे सर वोट का अधिकार तो छोड़िए, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी हम लोगों के पास, सुख सुविधाएं, नाम शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो वोट का अधिकार आपको दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि अब किसी रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब आप लोग अपना राजा खुद बनाओगे, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होगा, जिस ओर आप लोग चाहोगे, जिसे चाहोगे उसे आप लोग चुन लोगे। मेरे हिसाब से वोट की कोई वैल्यू नहीं है। इस देश को अगर आगे ले जाना है तो करोड़ों अरबों रुपए में भी अगर आंका जाए वोट को, तो वोट की कोई कीमत नहीं है। वोट एक बहन और बेटी के समान है। जैसे हम लोग अपनी बहन और बेटियों के लिए जब कोई रिश्ता देखते हैं तो पहले अच्छा वर ढूंढते हैं, लड़के की क्वालिटी देखते हैं, उसका खानदान ढूंढते हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग वोट करें तो अपने प्रत्याशी को पहले से जान लें, परख लें कि क्या वो हमारे वोट की सही तरीके से हिफाजत कर पाएगा, हमारे ग्राम पंचायत को सही सुख सुविधाएं दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। चुनाव माहौल में ये भी देखा जाता है कि जब चुनाव चलता है उस समय लास्ट स्टेज पे ऊंट जो है दारू और मुर्गा में बिक जाता है। इसको भी एक बहुत बारीकी समझ। तमाम सरकारें आई, अपने अपने तरीके से काम किए, लेकिन आज भी आजादी के 75 साल बाद भी अगर शिक्षा के मामले में देखा जाए तो हमारा देश, हमें नहीं लगता है कि एक अच्छे पायदान है। और जो आप बात कर रहे हैं दारू और मुर्गे पे या किसी प्रलोभन पे जाता है, इसलिए हम बात जी बिल्कुल, ये बात सत्य है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ये देखने को भी मिलता है। लेकिन जब लोगों को उस वोट की वैल्यू पता ही नहीं है, उस वोट के बारे में नहीं पता है कि वोट की पावर क्या है, तो लोग प्रलोभन में आएंगे। आप देखिएगा इस बार जब आप लोग क्षेत्र में जाइएगा तो इस बात पर गौर करिएगा कि क्या जो जितने भी प्रतिनिधियों मुद्दों पर बात कर रहे हैं क्या वैसे प्रलोभन पे तो बात करते हैं, और ये प्रलोभन दे करके जनता को रिझा करके उनका वोट खरीदने का काम करते हैं, उन्हें उनके वोट की एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग करने का भी काम करते हैं। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अपने लोगों को भी बताना चाहूंगा, अपनी जनता को भी बताना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो आपको प्रलोभन दे करके आपका वोट खरीदते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है और ऐसे लोग होते भी हैं, कहते हैं सर हमारे घरों में 10 वोट है तो मुझे 20,000 चाहिए, 25,000, ऐसा होता है। वही हम पूछे। तो उन्हें सही कीमत मालूम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब आप अच्छे व्यक्ति को चुनोगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी खरीदारी के आप अपना वोट किसी सही व्यक्ति को दोगे तो आपके ग्राम पंचायत का विकास होगा। और नहीं तो उदाहरण के तौर पर एक चीज बता रहा हूँ, जो 10 वोटों की खरीदारी 20,000 रुपए में करते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वो 20,000 रुपए लेकर के आप बाजार चले जाइएगा और बाजार से वहां एक गधे की कीमत पूछिएगा, क्या है आपको 20,000 रुपए में गधा मिल जाएगा क्या? अरे गधा कहाँ मिलेगा? एक गधा भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको सामने वाला बेवकूफ समझता है, वो कहता है आपकी कीमत 10 वोट की, मतलब 10 लोगों की कीमत वो 20,000 रुपए लगा कर जाता है, मतलब 20 लोगों की कीमत एक गधे से भी कम लगा करके जाता है। तो इसलिए इस बार जनता जो है अपने आप को सावधान रखे, और इसकी तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं, लोगों को इस बार बता रहे हैं सर। इस पर जो है शिक्षा की कमी की वजह से ये बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ सारी कमियां शिक्षा की हैं, शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ की सही नहीं। अच्छा, तो क्या आप करेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर? सर देखिए, अगर जनता हमारे यहाँ की चुनती है, मेरे 3 अहम मुद्दे जिन पर मैं सबसे पहला काम करूंगा। सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत में एक मुफ्त लाइब्रेरी का निर्माण करूंगा, जहाँ पे पूरे ग्राम पंचायत के बच्चे, लड़के और लड़कियां सब आकर के। सर कितनी जनसंख्या होगी आपकी ग्राम पंचायत? सर तकरीबन 5 से 6,000 के बीच में। मतलब कितना बड़ा मौजा है आपका? 29 पूर्व का मौजा, 28 पूर्व का मौजा है। आप उसमें लाइब्रेरी देंगे? जी बिल्कुल दूंगा। दूसरी क्या देंगे सर? लाइब्रेरी दूंगा जहाँ पर बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करेंगे, उन्हें शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। जब जानते हैं शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी हो गई,
बच्चे बहुत परेशान हैं सर। मैं भी सही से पढ़ नहीं पाया, जो मेरा सपना था मैं पूरा नहीं कर पाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिला तो बच्चे कोई भी पढ़ाई से, चाहे गरीब का बच्चा होगा, अमीर का बच्चा होगा, जो भी होंगे सबको एक समान तराजू में तोल करके एक ही जगह निर्धारित करेंगे कि आप यहाँ पर पढ़ाई करो, अपने भविष्य तैयार करो। और सर दूसरी जो चीज़ें हैं मैं ये देख रहा हूँ कि सर महिलाएं बहुत परेशान हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको उचित ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जो इलाज सही तरीके से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। उन्हें भागना पड़ता है शहरों में। कोशिश यही रहेगी कि मैं एक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र अपने ग्राम पंचायत में खोलूं, जहां पे धात्रिक महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, मतलब खोलने की बात कर रहे हैं, तो क्या सामुदायिक केंद्र आपके ग्राम पंचायत में नहीं है? जो आप बता रहे 29 मौजों का जो है पूरा ग्राम पंचायत सर एक स्वास्थ्य ग्राम पंचायत है, लेकिन वो सर वो आयुर्वेदिक जो है जी वो वाला है, उसकी स्थिति सही नहीं है सर। वहाँ बेड नहीं है, दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति है, बेड की सुविधा नहीं है, पेशेंट को रखने की सुविधा नहीं है। लोग आते हैं, 1 रुपए की पर्ची कटाते हैं, डॉक्टर उनको दवा दे देते हैं और वो चले जाते हैं। अगर कोई मरीज सीरियस है तो उसको कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग? या आधी रात किसी महिला को आवश्यकता हुई, फिर कहाँ लेकर के जाएंगे? फिर वही होता है, एम्बुलेंस पे कॉल करो, ट्रैफिक लगी है, लेट, पेशेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया तो उसकी जान मान की खतरा हो जाती है। और ऐसे तमाम सर, मैं आपको केसेस गिना दूंगा, ऐसे तमाम केसेस हमारे यहाँ हुए हैं सर। तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा है, एक शिक्षा व्यवस्था और एक स्वास्थ्य व्यवस्था, इसको ठीक करना है और किसी भी हाल में मैं ठीक कर दूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। और सर जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं वो बहुत परेशान है, और बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं वो बहुत परेशान है। वृद्धा पेंशन उनको मिलना चाहिए। वृद्धा पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है सर। ये काम हम लोग पहले कराएंगे। बीपीएल सूची से बहुत सारे लोगों के नाम काटे गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो बीपीएल सूची के पात्र हैं, लेकिन उन्हें अवसर ही नहीं मिल रहा बीपीएल सूची में आने का, सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा उनको। तो हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित भी करेंगे और उनको ये सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सर अगर आप चुने जाते हैं जी, तो आपके प्राथमिक कार्य क्या होंगे? अभी वही तो मैं बता रहा हूँ सर, सड़क, नाली, खरंजे जी, स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल जी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर वो सारे काम कर दूंगा जी, जो 45-50 सालों में अब तक ग्राम पंचायतों में नहीं हुई। और आप इस चीज को याद रखिएगा सर। सर बेटा आप वोट क्यों दें? क्या खासियत है आपके अंदर, बताइए। सर मैं एक युवा हूँ, एक युवा हूँ और रोटी। प्रधान के चुनाव में तो लोग देखते हैं कि युवा नहीं देखते हैं, दिखता लोग देखते हैं कोई मतलब एक्सपीरियंसदार व्यक्ति खड़ा हो। क्या समझते हैं सर? आप युवा हैं तो आप आपको सर एक जनता कैसे चुनेगी? क्या लगता है आपको, इस देश का युवा कमजोर है क्या? नहीं, युवा तो नहीं, युवाओं को कमजोर दिखाया जाता है सर। लेकिन सर चुनावी माहौल में जो है युवाएं कम आते हैं। बिल्कुल, इस बार युवाओं को आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर ग्राम पंचायतों में आप युवाओं को चुनो। युवाओं के अंदर जो पढ़े लिखे युवा उनके अंदर काबिलियत होती है सर। थके हुए राजनीति की अब अंत होनी चाहिए। थके हुए लोग की आवश्यकता नहीं, राजनीति में जो काम नहीं कर पाते हैं। आप बताइए, आजादी के 75 साल बाद भी आज लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? शिक्षा व्यवस्था सही क्यों नहीं है? 75 साल वाला व्यक्ति जो है वो राजनीति करेगा सर। सर एक मिनट, एक कहावत है कि पुराना बैल जब हाँका जाता है तो गुड़ बचाए बचाए चलता है, लेकिन आप तो नए नए रहेंगे सर। सर अगर रफ्तार की आप बात करेंगे तो पुराने बैल को, जो नए बैल होते हैं वो पीछे छोड़ देंगे सर। आप मेरी बात को समझिए, आप नहीं समझ रहे हैं। युवाओं में बहुत काबिलियत है सर। युवा इस देश का बहुत मजबूत है, उसे अवसर नहीं दिया जा रहा है। आज देखिए ना, 69 साल शिक्षक की भर्ती कहाँ हुई? युवाओं को झांसा दिया गया कि नहीं दिया गया? तो आपको 2 करोड़ रोजगार दे जाए, कहाँ 2 करोड़ रोजगार दिखाई दे रहे हैं क्या जमीन पे? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। यहाँ तो सुनने में ये भी आया था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो शिक्षा के लिए वंचित नहीं रह जाएगा, लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए, कितने पेपर लीक हुए बताइए आप। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें हैं, यही प्रतिनिधि है ना, यही तो चोरी करते हैं। कितने घोटाले, अच्छा आप बताइए कितने घोटाले हो गए हैं? मैं तो कहता हूँ एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए, निचले स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक, पूरा जितने भी पंचायती राज विभाग हैं और विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक पूरा जांच बैठवाइए। आप देखिए फिर कितने भ्रष्टाचारी निकलते हैं। आप प्रधान पद पर कार्यरत हैं और कोई सरकारी सुविधा आपके ग्राम पंचायत में नहीं लागू हो पा रही, तब आप उस पर क्या करेंगे? आपके क्या कदम रहेंगे कि वो सुविधा जो है आपके ग्राम पंचायत में लागू हो और सबको मुहैया हो? सबसे पहला तो अगर हमारे ग्राम पंचायत में हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई अवसर हमें नहीं मिल रहा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ब्लॉक प्रमुख के पास जाते हैं, बीडीओ साहब के पास जाते हैं, खंड विकास अधिकारी के पास। वहाँ सुनवाई नहीं होती तो प्रावधान है कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाओ, डीएम साहब के पास। डीएम साहब भी अगर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो योजनाओं को अपने मतलब नजरअंदाज करते हैं, तो प्रावधान में है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय जाओ। मुख्यमंत्री के यहाँ अगर वहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको लाभ नहीं मिल रहा, वहाँ से नहीं पहुँच पा रहा ग्राम पंचायत तक,
तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खुले हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ युवाओं को मौका दो जो लड़ सके जाकर के। हाँ, मैं छीन कर ले आऊंगा सर, जो हमारे अधिकार हैं, जनता के अधिकार नहीं मारने दूंगा। मुझे अवसर दे तो मुझे अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ करके अधिकार छीन करके लेकर आऊंगा और जनता के बीच में उसे दूंगा। मतलब जनता अगर आपको अवसर देगी तो आप पूरे कार्य अच्छे से जी करेंगे। बिल्कुल करूंगा। जीतने के बाद आप अगर जो काम करेंगे अपने ग्राम पंचायत में, जनता क्या जान पाएगी वो योजनाओं में कितना कैसे बजट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसकी पारदर्शिता कहाँ तक आप जनता को देंगे? अभी तक का सबसे मुख्य सवाल जी। और यही वो चीज है, यही वो बातें हैं। नहीं सर, पारदर्शिता होनी चाहिए ना, इसीलिए बिल्कुल होनी चाहिए। मैं यही चीज तो कह रहा हूँ, ये सुनिश्चित भी करना चाहिए। और हर प्रतिनिधि जो आता है चुन करके वो इन्हीं बातों से जनता को गुमराह कर देता है। जनता को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए, अगर हमारी जनता ने हमको मौका दिया तो मैं इकलौता ऐसा प्रधान पद प्रत्याशी दूंगा जो अपने कार्यालय पे पूरी निधि की लिस्ट ऐसे लगवा दूंगा कि आप देखिए इन योजनाओं का ये पैसा आया है। और जनता के साथ बैठक करके सुनिश्चित करूंगा कि आप बताओ, सड़कों के लिए अगर इतना पैसा आया है तो कहाँ की सड़कें खराब हैं और किस तरीके से वहाँ इन्वेस्ट करें। खरंजों के लिए इतना पैसा आया है तो इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, लाइटों के लिए आया है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये मैं पहला प्रत्याशी ऐसा होऊंगा जो ये काम करूंगा कि पूरा एकदम छपवा दूंगा अपने कार्यालय पे कि देखो कितना पैसा आया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, मैं ही वो प्रत्याशी होऊंगा पहला जो अपने ऊपर खुद की जांच बैठाएगा शिवम प्रियदर्शी की जा करके मेरी छानबीन करो, क्या मैंने 1 रुपए की कहीं मारामारी तो नहीं कर दी है, कहीं चोरी तो नहीं कर दी है। जनता से आप कहेंगे पूरी छानबीन आप करिए, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो आ रहा है फंड और वो गलत यूज हो रहा है कि मिस यूज हो रहा है, वो आप खुद बोलेंगे जनता से कि जो है आप इसको देखिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेरा मकसद। क्या मकसद है? इसलिए कि अगर कल को मेरा मूड भी ना हो या मैं कहीं अलग क्षेत्र में जाना चाहूँ, बहुत चुनाव है लड़ने के लिए, मेरा अलग क्षेत्र में जाने का मूड करे तो मैं वो काम करके जाऊं कि जनता सारी बातें जान जाए कि कितना पैसा आता है कितना ही, ताकि अगला जो प्रत्याशी आए चुन करके वो मजबूरी में काम करके जाए, जनता को गुमराह न करे। मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मैं प्रधान होता हूं तो जनता को जागरूक कर दूंगा, जो बजट आता है उसको किस नजरिए से देखना है। जी बिल्कुल, और उन्हें ये मनोबल भी दे दूंगा कि आंखों में आंखें डाल करके प्रत्याशियों से अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। आप चुनाव हारते हैं, विशेष आप चुनाव हारे ना, हमारी शुभकामनाएं हैं आप चुनाव जीते। अगर आप चुनाव हारते हैं तो क्या आप जैसे अदर प्रधान खड़े होते हैं जो हार जाते हैं चुनाव तो अपना बोरा बिस्तरा लेकर निकल लेते हैं, उसी तरीका क्या आप निकल लेंगे कि आप जैसे समाज की सेवा कर रहे हैं उसी तरह समाज की सेवा करते रहेंगे? ये बहुत अहम मुद्दा है जानना कि जो शिवम प्रियदर्शी थे समाज में कार्य करने वाले व्यक्ति, तो क्या वो इसको कार्य करेंगे लगातार या वो भी चल देंगे भैया हम भी चल रहे हैं? मैं पिछले कई वर्षों से लगातार जनता के बीच जनता की आवाज उठाता हूँ, बेबाक तरीके से निडर होकर जी। और ये जो कारवां है मेरा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, उनके सिद्धांतों पर कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ, उनकी विचारधारा को लगातार बढ़ाने वाला। रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और बिकूंगा भी नहीं सर, ये बात तो तथ्य है। लगातार अपनी कोशिश जारी रखूंगा, आज नहीं तो कल जनता मुझे जानेगी, मुझे समझेगी। और इस बार तो जनता ने मूड बना लिया है सर। आपके पास तमाम समर्थकों का फोन आता है अन्य प्रत्याशियों के कि भैया चुनाव जीत रहे हैं, आप जनरल सीट पे चुनाव मत लड़िए। तो कभी किसी प्रत्याशी के समर्थक का फोन आता है कि भैया, और वो सब अपने ही लोग होते हैं, मतलब साथ के लोग हैं, लेकिन वो ये फोन करते हैं कि हाँ, वो कन्विंस किया जाए किसी तरीके से कि भाई आप जो है सामान्य पे मत लड़ो, सामान्य सीट पे भैया का माहौल अच्छा उनको जीतने दो। हाँ वो तो गाँव में होता है भाई का माहौल है, लड़ लीजिएगा। तो अच्छा एक और भी बात है सर, 80 सीट भी जब आती है जी, और जब हम लोग लड़ना चाहते हैं तो भी वो लोग अपनी फोटो के साथ जो है अपने प्रत्याशी को खड़ा करते हैं, किसी अपने समर्थक को खड़ा कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे अदर लोग हैं वो अपने प्रत्याशी को एससी समाज के प्रत्याशी को उठा लेते हैं, हाँ, और वो अपने फोटो के साथ लगा देते हैं कि हम इनको खड़ा कर रहे हैं, हम खड़ा अपने नाम से वोट अपने नाम से दिलवा देकर। तो इसलिए इस बार ये भ्रम भी जनता का दूर करना है जी। और मैं तो ये कहूँगा सर कि बाबा साहब का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दे दिया जी। और उन्होंने एक बात भी बोली थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। और इसीलिए साथ लोगों के अंदर डर भी है कि शिवम प्रियदर्शी इस बार चुनाव में आ रहा है तो कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ेगा सबका, और जनता इसके पीछे चली है। इसका मतलब ये है कि अब चुनाव तो शिवम प्रियदर्शी ही जीतने जा रहा है और ये काम करेगा, क्योंकि मैं लगातार बहुत सारे काम अपने ग्राम पंचायतों में करवा चुका हूँ, पेंशन बनवा चुका हूँ लोगों की, काफियों के
जो है समस्याएं जो होती हैं, चाहे वो आधिकारिक हों या जी, जी। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो उनकी, तो वहाँ पे जा करके लोगों की मदद करता रहता हूँ। तो लोग जानते हैं कि अगर इसको मौका मिला तो ये काम करके देगा, रिजल्ट देगा, और इसलिए जनता मूड बना चुकी है। इस बार तो जीतते हैं सर, जी। और जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, लड़ जी रहे हैं, सर, जीतेंगे सर। जीतिए आप। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव में जीतें और लोगों के प्रति अच्छे कार्य करें। शिवम जी, आप जितने वादे कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता आपको देख रही है, अगर आप इन वादों पे खरे ना उतरे तब जनता आपको क्या करे? देखिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ 2016 से जी भीम आर्मी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस संगठन से जुड़ने का मौका दिया। जी जी और एक बात याद रखिए, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं। भीम आर्मी अगर किसी को जुबान देती है तो अपनी जान भी देती है। ये बात सत्य नहीं, तथ्य भी है। अगर मेरे द्वारा किए गए वादों से मैं मुकर गया तो जनता बड़े बाजार में मेरे साथ जो चाहे वो करने के लिए तैयार रहे। मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, हर संभव मदद के लिए खड़ा रहूंगा, और जनता के साथ ही उनके तमाम अधिकारों की जानकारी उन्हें दूंगा। और जहां भी हमें ये लगा कि सरकारें हमारे नहीं सुन रही है, हमें वो योजनाएं नहीं मिल रही, तो जनता के साथ में उस अधिकार को छीनने के लिए जाऊंगा। जी 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 बिल्कुल, ये चीजें मैं करके दूंगा, क्योंकि हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जीतें। हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ हमारा ये बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।